Good afternoon, Shreyans, Isan, Ayush, Dipyansu Ranjan, Aman, Ankita, Diksha, Nihal, Khushi, Chaitan, रानी, सन्नी, अभिजिता। देखो आज हम लोग का जो ना डिटर्मिनेंट्स का सेकंड लेक्चर होगा। वॉइस क्लियर है सभी लोगों को? चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट लेक्चर्स में मैं प्रॉपर्टीज आई थिंक एक्सपेंशंस बता रहा था। सेकंड और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशंस कैसे करेंगे, और दो प्रॉपर्टीज मैंने बताया था। पहला प्रॉपर्टीज ये बताया था कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन ऑल रोज आर इंटरचेंज इनटू कॉलम और वाइस वर्सा। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज मैंने ये बताया था कि इफ टू रोज एंड टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज इन साइन ओनली। ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज होपफुली आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। देखो आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टी से ही, और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा आज का। तो जितने भी आप एनसीईआरटीज के या और भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो आप एक दो क्लास के बाद आप अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हो, डिटर्मिनेंट्स का स्पेशली। ठीक है। दिव्यांशु सोनी भी कुछ क्वेश्चंस जो है ना भेजा था, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो आज के लेक्चर्स के बाद। तो चलो देखते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज। देखो थर्ड प्रॉपर्टीज जो है, कोई भी अगर डिटर्मिनेंट्स के कोई एक रो या एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तो डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू क्या होते हैं? जीरो के इक्वल होते हैं। ठीक है। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टीज होगा। सो इफ ए डिटर्मिनेंट्स if a determinant has all the element all the elements zero in any one row or column, ठीक है, in any one row or column, then its value is zero. डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। अब कोई जरूरी नहीं कि एक रो से ज्यादा भी रो में अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो भी क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो के इक्वल होगा। जैसे देखो इस टाइप से 0 0 0 ABC, ठीक है, PQR। अगर मैं बोलूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू जो है ना जीरो के इक्वल होगा। क्यों होगा जीरो? क्योंकि रो वन में सारे एलिमेंट क्या है? जीरो है। अगर रो वन के लोग एक्सपैंड करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3 0 0 0 4 5 6, इसका भी वैल्यू क्या होगा? जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कॉलम के अलाउंग अगर एक्सपैंड कर दो या किसी भी रो या कॉलम के अलाउंग एक्सपैंड करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। क्लियर है सभी को? कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होंगे? जीरो होंगे। बढ़े अगले प्रॉपर्टीज पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ओके। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फोर्थ प्रॉपर्टीज, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो or any two column are identical, then its value is zero. ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कर रहा हूं कि अगर किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम के अगर सारे एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू तो भी क्या होगा? जीरो होगा। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। देखो कैसे, जैसे मान लो कि ये 1 2 3 है और लेट्स से PQR है और ये 1 2 3 है, इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? क्योंकि कॉलम रो वन का जो एलिमेंट है वो रो थ्री के एलिमेंट के आइडेंटिकल है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, और ये 3 है तो 3 है।
सारे एलिमेंट आइडेंटिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो एलिमेंट आइडेंटिकल है और थर्ड नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। कोई भी दो रो है तो दो रो के सारे एलिमेंट अगर आइडेंटिकल है, यहाँ पे देख सकते हो रो 1 जो है ना आइडेंटिकल है रो 3 के, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर आपको वेरीफाई करना है ये सही है कि नहीं, तो आप एक्सपैंड करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना, किसी रोज या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करके चेक कर सकते हो। जैसे मान लो इसका भी वैल्यू 0 होगा, जैसे पी क्यू आर 1 2 3 एंड पी क्यू आर, इस डिटर्मिनेंट्स का भी वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि कॉलम 1 जो है ना कॉलम 3 के आइडेंटिकल है। कॉलम 1 में भी पी क्यू आर लिखा हुआ है और कॉलम 3 में भी पी क्यू आर लिखा हुआ है। अगर तीन रोज अगर आइडेंटिकल हो जाएगा तो 0 होगा ही होगा, लेकिन अगर दो रोज, मिनिमम कंडीशन ये है कि दो रोज आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर दो रोज, हाँ ऐसा हम नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रो हो गया एक कॉलम, बात समझे। अगर आइडेंटिकल होना चाहिए तो एनी टू रोज यानी तो एनी टू कॉलम अगर आइडेंटिकल है किसी भी डिटर्मिनेंट्स के, तो उसके वैल्यू क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। समझे प्रॉपर्टीज फोर्थ, सबको समझ में आया? बढ़े अगला प्रॉपर्टीज पे, मुझे लगता है उतना डिफिकल्ट है। किसी को कोई डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है जो है ना, ये सब आपको टोटल 4 हो गया। आपको पहला प्रॉपर्टीज बताया कि अगर ट्रांसपोज अगर किसी डिटर्मिनेंट का लेते हो तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज मैंने बताया आपको कि किसी दो रोज को इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट्स के मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है प्रीतम। थर्ड प्रॉपर्टीज ये बोल रहा हूं कि अगर किसी रोज या किसी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होगा। और फोर्थ प्रॉपर्टीज ये बताया हूं कि किसी दो रोज या दो कॉलम के अगर सारे एलिमेंट आइडेंटिकल है तो भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 के इक्वल होगा। अब देखो जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं 3-4, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ना बनेगा आपको जो मैं प्रॉपर्टीज 5th के बाद लिखवाने वाला हूं, तो उसको गौर से सुनोगे, ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को। तो देखो इसमें 5th प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेट लैम्डा बी ए स्केलर, ठीक है, देन लैम्डा इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए is obtained by multiplying any one row or any one column. Of determinants of A by lambda. एक चीज याद होगा, मैं जब मैट्रिसेस में आपको बता रहा था कि स्केलर को, किसी स्केलर को मैट्रिसेस में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते थे, याद है क्या बताया था कि किसी मैट्रिसेस में किसी स्केलर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता था, ठीक है। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, किसमें, मैट्रिसेस के केस में। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होगा। डिटर्मिनेंट्स में क्या करता है कि अगर मान लो कोई एक लैम्डा स्केलर है, ठीक है ना, देन लैम्डा इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मीनिंग क्या होगा कि स्केलर को हम डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मल्टीप्लाई कैसे होगा डिटर्मिनेंट्स के केस में, बोला इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एनी वन रो और एनी वन कॉलम। डिटर्मिनेंट्स के केस में अगर आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो स्केलर किसी एक ही रो में मल्टीप्लाई होगा, यानी तो किसी एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। मान लो ये मैं मान लेता हूं डी है, लेट्स से A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3, ठीक है। ये कोई डिटर्मिनेंट्स है 3x3 साइज का। लेट्स से डिटर्मिनेंट्स मैं फ्रेम कर रहा हूं, लेट्स से D1 जो मैं लिख रहा हूं वो है लैम्डा A1 लैम्डा A2 लैम्डा A3 और फिर B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है ना। मैंने क्या किया, लैम्डा से रो 1 में ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया हूं। सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं किया हूं, सिर्फ रो 1 में एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया हूं। तो D1 और D में क्या रिलेशन होगा, D1 और D में रिलेशन ये होगा कि जो D1 का वैल्यू आएगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ D आएगा। एक चीज ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट्स के केस में अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो
तो किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो एक D2 मैं फ्रेम कर रहा हूं, लेट्स से D2 जो है जैसे A1, B1 और C1 है, और इसमें मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूं कॉलम 2 में, तो लैम्डा B2 और लैम्डा C2 और A3, B3, C3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, D2 एक डिटरमिनेंट फ्रेम कर रहा हूं जो मैं लैम्डा कॉलम 2 के एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया हूं। तो D2 और D में क्या रिलेशन होगा, D2 का जो वैल्यू होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ D के इक्वल होगा। मतलब अंतर इतना ही होगा कि मैट्रिसेस में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था, लेकिन डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होगा। डिटरमिनेंट्स में क्या होगा, किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब भी आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा इवन कॉमन भी ले सकते हो। तो किसी डिटरमिनेंट से अगर कॉमन लेना रहा तो याद होगा मैट्रिसेस में ईच एंड एवरी एलिमेंट से हम लोग कॉमन ले रहे थे, लेकिन डिटरमिनेंट्स में ऐसा केस नहीं होगा। डिटरमिनेंट्स में अगर आप कॉमन लोगे ना तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप कॉमन ले सकते हो एट ए टाइम। बात समझे? जैसे कुछ क्वेश्चंस ले तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आप बोलोगे इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ ये होगा कि रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर दो। तो जैसे ही आप रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करोगे तो पहला टर्म और दूसरा टर्म और तीसरा टर्म में, तीनों टर्म में लैम्डा आएगा, तो उस लैम्डा को कॉमन खींच लोगे। तो जैसे ही लैम्डा कॉमन खींचोगे तो बच क्या जाएगा, वो A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3 का एक्सपेंशन बच जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ D के इक्वल ही लिख सकते हैं। इसलिए ये लैम्डा ऑफ D के इक्वल होगा। बात समझे? दोनों में अंतर समझ में आया सभी को? मैट्रिसेस के केस में जब आप मल्टीप्लाई करो किसी स्केलर से तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन डिटरमिनेंट्स के केस में किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे। या इन अदर वर्ड्स अगर कॉमन खींचना हो डिटरमिनेंट्स में तो किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम से आप कॉमन लोगे। किसी को इसमें डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं टिक लेता हूं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ड्रॉप करें इसको? चलो ओके। देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, पता इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे 4, 8, 16, 2, 3, 4 और 5, 10, 20, जिसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टीज पे बेस, फिफ्थ प्रॉपर्टीज पे बेस पे ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे वैल्यू इसका फाइंड आउट करना है 4, 8, 16, 2, 3, 4 सेकेंड रो में और थर्ड रो में लिया हूँ 5, 10, 20। डिटरमिनेंट्स बहुत इजी है, प्रॉपर्टीज आज समझ गए ना तो एकदम रानी बोल लिया 0 होगा। क्या एग्री हो सभी लोगों से? रानी से एग्री हो कि 0 ही इसका आंसर होगा? फर्स्ट टाइम कोई देख रहा होगा तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। देखो कुछ क्वेश्चंस तो बनाना पड़ेगा आपको। 15-20 क्वेश्चंस बनाने के बाद एक आपको हॉलिस्टिक आइडिया लगेगा कि डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। आप लोग सिर्फ सोच रहे हो कि एक्सपैंड करके वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत कम केसेस में हिमांशु जो है एक्सपेंशंस का हम यूज करेंगे। एक बात देखो, रो 1 से जो है ना 4 कॉमन ले सकते हो, ले सकते हैं कि नहीं? तो रो 1 से हम 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 कॉमन आ रहा है, और रो 3 से भी 5 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि रो 3 से 5 कॉमन आ रहा है। इस दोनों को कॉमन खींच लोगे तो 4 into 5 अगर कॉमन ले लिए तो बताओ रो 1 से अगर 4 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ 2 और यहाँ पे 4 बचेगा। रो 2 में तो कोई चेंज नहीं होगा, और क्योंकि रो 3 से भी हम 5 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 1, 2 और ये 4 बचेगा।
ये वैल्यू हो जाएगा 20 इनटू, और इसका वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा 0? इसलिए 0 होगा क्योंकि रो 1 जो है ना रो 3 के आइडेंटिकल है, नहीं है, 1 2 4 है, और यहाँ पे भी 1 2 4 है। रो 1 और रो 3 के एलिमेंट आइडेंटिकल है। तो अभी जस्ट मैं प्रीवियस प्रॉपर्टी में बता रहा था, फोर्थ प्रॉपर्टीज में, कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है अगर दो रो आइडेंटिकल है तो। ठीक है आयुष, बहुत इजी है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत इजीली हम डील करेंगे डिटर्मिनेंट्स को। सो एक्सपेंशंस हम बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में करेंगे, ज्यादातर जो है ना प्रॉपर्टी से ही हम क्वेश्चंस बनाएंगे। देखो जैसे एक क्वेश्चंस मेरे से दिव्यांशु सोनी ने पूछा था, मैं वो क्वेश्चंस बता रहा हूं। जैसे उसने पूछा था कि इसका वैल्यू क्या होगा, 155 लॉग ई बेस पे ई 5√5 लॉग 10 बेस पे 10 5 और ई, इसका वैल्यू बोल रहा था किसके इक्वल होगा। रो वाइज में लिख रहा हूं 1 5 5, रो 2 में लिखा हूं लॉग ई बेस पे ई 5√5, और रो 3 में लिख रहा हूं log 10 बेस पे 10 5e। बताना था इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। एकदम 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि 155 log e बेस पे e, आप पता जानते होगे, log अगर क्वांटिटी और बेस इक्वल हो तो log का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। 5√5 और log 10 बेस पे 10, अगेन ये वैल्यू 1 के इक्वल होगा। अब गौर करोगे तो इसमें आप 5 कॉमन ले सकते हो, कॉलम 2 से 5 कॉमन ले सकते हैं। तो बताओ कॉलम 2 से अगर 5 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 1 1 1 1 1 और 5√5 और e। बात समझे? और ये वैल्यू 0 होगा क्योंकि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के इक्वल आएगा। क्यों होगा 0? क्योंकि कॉलम 1 जो है ना कॉलम 2 के आइडेंटिकल है। तो बात समझे, कॉलम 2 से मैंने 5 जैसे ही कॉमन लेंगे तो कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या हो रहा है, आइडेंटिकल आ रहा है, दोनों 1 1 1 1 1 1 आ रहा है। और फोर्थ प्रॉपर्टी में बताया हूं कि दो अगर कॉलम बी अगर आइडेंटिकल है सारे एलिमेंट तो भी वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, चलो इस साइड मैं रब करता हूं। जैसे इसका वैल्यू बताओ किसके इक्वल होगा, b² माइनस ab, BAC तो CAB। थोड़ा बाद में देखता हूं क्योंकि और भी प्रॉपर्टीज का ना यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, तो कॉमन खींचने वाला बहुत कम दिखेगा आपको, जहां से कॉमन जो है ना निकाल के दिखा दे कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 के इक्वल होगा। तो जो भी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं और भी प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है। चलो एक बार मैं प्रॉपर्टीज लेता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेता हूं। जैसे कि मान लो एक दो क्वेश्चंस और लूं, जैसे इसका वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करोगे, जैसे 3 -1 -2 0 0 -1 और 3 -5 0। कौन बताएगा इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। एक्चुअली प्रॉपर्टीज क्यों अप्लाई करते हैं, कौन मुझे बताएगा? प्रॉपर्टीज क्यों अप्लाई करता है? विदाउट प्रॉपर्टीज से किसी क्वेश्चंस को बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? देखो प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई इसलिए करते हैं कि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए, बहुत इजीली बन जाए।
हाँ, कैलकुलेशन जो है ना इजी हो, एकदम ईशान सही बोल रहे हो, कैलकुलेशन इजी हो, लेंदी ना हो, एकदम सही बोल रहे हो, टाइम का ज्यादा से ज्यादा सेव कर सके। लेकिन प्रॉपर्टीज अप्लाई करते वक्त क्या चीजें ऐसा पॉइंट होगा जो कि ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी जब भी हम अप्लाई करेंगे तो टारगेट यही होता है कि किसी रोज में या तो ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने की कोशिश करेंगे, किसी रोज या किसी कॉलम में। और बहुत ज्यादा अगर जीरो आ गया तो सारा जीरो आ गया तब तो जीरो ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो डायरेक्टली अगर दो जीरो देखोगे तो रो टू में दो जीरो है, तो डायरेक्टली रो टू के अलाउ एक्सपैंड कर दो तो ये वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगा। इसके अलाउ एक्सपैंड करोगे तो जीरो होगा, अब प्लस इसके अलाउ करेंगे तो जीरो होगा, फिर माइनस, और इसके अलाउ करेंगे एक्सपैंड, इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू -5 यानी -15 हो जाएगा, और माइनस, ठीक है ना, इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करोगे तो 3 इंटू -5 -15, और ये -3, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस +1, और फिर -15 + 3 तो -12 हो जाएगा। इसका आंसर जो है ना -12 के इक्वल आएगा। श्रेयांश, रो 2 के अलाउ एक्सपैंड किया हो तो स्टार्ट माइनस से होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस साइन आएगा, और -1 के एलिमेंट के अलाउ अगर एक्सपैंड करते हो तो ये रोज एंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -15, और ये -3 तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ये -12 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टली एक्सपैंड कर देंगे। आप ये कैसे पता करेंगे कि डायरेक्टली एक्सपैंड करके बनेगा कि प्रॉपर्टीज लगा के बनेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा ऑलरेडी जीरो इन्वॉल्व है और बहुत सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है तो डायरेक्टली एक्सपैंड करके बना लेंगे। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट्स अगर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है तब तो प्रॉपर्टीज से ही बनाएंगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखोगे टेक्स्ट बुक में बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा, तो मुझे तो लगता है इस समय कोई प्रॉब्लम आपको होना चाहिए। शुरू के फर्स्ट एक्सरसाइज में 2/2 ही डिटर्मिनेंट्स दिया गया है, बहुत सारा क्वेश्चंस। जैसे इसमें x निकालना है, क्या होना चाहिए इसका आंसर, 2/2 डिटर्मिनेंट्स है, x2 18x, और वो इक्वल है 6 2 18 6। तो बोल रहा है कि x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, ये x² माइनस और 18 इंटू 2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6 माइनस 18 इंटू 2 हो जाएगा, तो 18 इंटू 2, ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² इक्वल टू 36, x इक्वल टू ±6 होगा, ध्यान रखना है +6 नहीं लिखोगे। x² अगर 36 के इक्वल है तो x का दोनों वैल्यू होगा, एकदम निहाल सही है दिव्यांशु, +-6 होगा इसका आंसर। जैसे बताओ कि इसका वैल्यू कैसे निकालोगे। इफ ए एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए, 5 4 -9 -2 -3 -9। तो आप इसमें जो है ना प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो, या नहीं तो विदाउट प्रॉपर्टी से भी बना सकते हो। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर निकालना है तो 1 1 -2 2 1 -3 और 5 4 -9। क्या लगता है इसका वैल्यू निकालोगे, रो 1 के अलावा एक्सपैंड कर देते हो तो 1 इंटू, ठीक है ना, इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करोगे तो -9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, ठीक है ना, तो -1 इंटू, और इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करोगे तो -18, ठीक है, -18, और ये माइनस माइनस +15 हो जाएगा, और फिर प्लस -2 इंटू इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करोगे तो 8 -5 होगा, ठीक है ना, 8 -5, इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करोगे तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 4 8 होगा, और 8 -5, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 12 में से 9 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और माइनस -18 + 15 तो -3 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, और 5 में से ये 3 हो जाएगा, ये वैल्यू जो आएगा माइनस माइनस +3 और ये -6, इसका वैल्यू जो है ना 0 के इक्वल आएगा।
आगे चल के मैं बताऊंगा इसको प्रॉपर्टी से भी बना सकते हो, ठीक है ना। इसका आंसर 0 होगा। ये मैं डायरेक्टली एक्सपैंड करके अभी बना दिया हूं, लेकिन इसको प्रॉपर्टी से भी आप दिखा सकते हो कि सारे एलिमेंट्स अगर 0 कर सकते हो। देखो आगे का प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूं, क्योंकि जब तक मैं पूरा प्रॉपर्टीज बता नहीं देता हूं तब तक क्वेश्चंस मैं नहीं ले पा रहा हूं। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पॉइंट आउट करो, तो फिर मैं लिख लेता हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, रब करें इसको। चलो ओके। तो कितना ये 5th प्रॉपर्टीज हो गया, देखो 6th प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये भी प्रॉपर्टीज। अगर लेमडा ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जो होता है लेमडा इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेमडा टू दी पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है, जहां ए जो है वो मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जब भी लेमडा इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालना हो, तो अगर ये लेमडा को डिटर्मिनेंट से अगर बाहर खींचते हो तो वो लेमडा टू दी पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा। यानी किसी कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट से अगर बाहर खींचते हो तो पावर एन पे चढ़ जाएगा। एन क्या है, ऑर्डर है, मतलब मैट्रिसेस अगर 2/2 है तो एन का वैल्यू यहाँ 2 लेंगे। अगर मैट्रिसेस 3/3 ऑर्डर का है तो एन का वैल्यू यहाँ पे 3 लेंगे। थोड़ा सा आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन अगर हम इसका प्रूफ कर देते हैं तो आप इस रिजल्ट को बहुत इजीली एक्सेप्ट करोगे। देखो इसका प्रूफ पल है। जैसे मैं एक 3/3 मैट्रिसेस लेकर के प्रूफ कर देता हूं, ठीक है ना, n/n नहीं ले रहा हूं। अगर 3/3 मैट्रिसेस लेंगे तो लैम्डा के पावर 3 आना चाहिए। तो देखो कोई एक मैट्रिसेस मैं ले लेता हूं 3/3, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ठीक है, ये ले लिया मैं 3/3 मैट्रिसेस। यहां पे आप बोल सकते हो n का वैल्यू मैंने 3 ले लिया। अब देखो इसमें अगर आप लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, मैट्रिसेस में मैं आपको बताया हूं कि जब आप किसी मैट्रिसेस में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पे सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। लैम्डा a2 लैम्डा a3, उसी तरह से हो जाएगा लैम्डा b1 लैम्डा b2 लैम्डा b3 लैम्डा c1 लैम्डा c2 लैम्डा c3। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैट्रिसेस में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर तुम इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालते हो, इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या होगा, लैम्डा a1 लैम्डा a2 लैम्डा a3 लैम्डा b1 लैम्डा b2 लैम्डा b3 लैम्डा c1 लैम्डा c2 लैम्डा c3, ये इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होगा। ठीक है ना। अब सोचो ये डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स अभी जस्ट मैं प्रीवियस प्रॉपर्टीज में बता रहा था कि जब आप कॉमन लेते हो तो किसी एक रो या किसी एक ही कॉलम से आप कॉमन ले सकते हो एट ए टाइम। तो एक बात बताओ, जब हम लेमडा कॉमन लेंगे तो एक लेमडा कॉमन आएगा रो 1 से, एक लेमडा कॉमन आएगा रो 2 से और एक लेमडा कॉमन आएगा रो 3 से, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट्स है। तो जब आप कॉमन लोगे तो 3 बार लेमडा आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो लेमडा इंटू लेमडा इंटू लेमडा। सो मैंने फर्स्ट लेमडा कॉमन लिया रो 1 से, सेकंड लेमडा कॉमन लिया रो 2 से और थर्ड लेमडा कॉमन लिया रो 3 से। तो अंदर में बचेगा क्या, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ये किसके इक्वल हो जाएगा, लेमडा क्यू। ये वैल्यू क्या होगा, ये किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के इक्वल है। अब देख सकते हो लेमडा ए इंटू इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, यानी लेमडा जो है
ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इक्वल हो गया लेमडा क्यू इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। यानी 3/3 ऑर्डर का लिए है तो लेमडा पे पावर 3 आया है, और अगर n/n ऑर्डर का लिए रहते तो ऑब्वियसली लेमडा का पावर क्या आता, n आता। समझ में आया सभी को? इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। यानी जब भी आप किसी डिटर्मिनेंट से कोई स्केलर बाहर लोगे तो लेमडा नहीं होगा, लेमडा के पावर n होगा। चलो मैं एक दो क्वेश्चंस इस पे लेता हूं। जैसे मान लो कि इफ A and B are a square matrix, a square matrix of order 3/3, if determinants of A जो है ना 2 है and और determinants of B जो है -1 है, then find the value of 3AB का डिटर्मिनेंट वैल्यू। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3AB का डिटर्मिनेंट वैल्यू। ए और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 है और मैट्रिक्स बी का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है -1 है। तो बताना है कि 3AB का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कि मैट्रिसेस में क्या होता है। जैसे हम लोग दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किए थे, उसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालोगे। ठीक है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताया हूं, ठीक है, तीसरे लेक्चर में, कि रोज को हम लोग कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालते हैं। या नहीं तो ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकाल लो और बी का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स अभी मैं नहीं बताया हूं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स डिट्टो एज इट इज वैसा ही होता है जो मैं आपको मैट्रिसेस में बताया हूं। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट्स निकालो या इंडिविजुअल का डिटर्मिनेंट्स निकाल के मल्टीप्लाई करो, दोनों ही वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है ना नेहाल, दीक्षा? तो ये आगे हम प्रूफ करेंगे आपको, अभी मैं जस्ट लिख दिया हूं। सो मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, सेम होगा। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट्स निकालो या डिटर्मिनेंट्स निकाल के मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल होता है। आई थिंक आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3AB का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या लिखोगे, ये इक्वल होगा 3 को जैसे ही बाहर खींचोगे तो क्या होगा, जो ऑर्डर है उसका पावर चढ़ जाएगा, यानी 3 के पावर 3 हो जाएगा और AB का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू। बात समझे इस प्रॉपर्टी से, 6 वाले प्रॉपर्टी से, क्योंकि स्केलर को जब बाहर खींचोगे तो ऑर्डर उससे मल्टीप्लाई पावर पे चला जाएगा। और 3 का पावर 3 यार इसको लिख सकता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। अभी जस्ट बताओ ये इसके इक्वल होता है। तो 3 का क्यू जो होगा 27 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू दिया गया 2 के इक्वल है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी का वैल्यू -1 है। इसका वैल्यू क्या आएगा, -54 आएगा। ठीक है, दिव्यांशु नंदन, दिव्यांश सोनी एकदम सही है, -54 के इक्वल होगा दिव्यांशु नंदन। तो चलिए क्वेश्चंस में और रिपीट कर देता हूं। जैसे इफ A, B and C are three matrices of order 3x3 and determinants of A equal to 1, determinants of B equal to 2 and determinants of C equal to 3, then find the value of 2ABC का डिटर्मिनेंट। मुझे बताना है कि 2ABC का डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके इक्वल होगा। ठीक है, ABC 3 मैट्रिसेस है जो तीनों का ऑर्डर 3/3 है, यानी थर्ड ऑर्डर का मैट्रिसेस है, और ABC जो मैट्रिसेस है उसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 1 2 3 है। तो बोल रहा है 2ABC का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू किसके इक्वल होगा। सभी लोगों का आंसर है 48 होगा। देखते हैं कितना आंसर आता है, होपफुली 48 ही आना चाहिए। तो 2ABC का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जैसे ही स्केलर को बाहर खींचेंगे तो 2 के पावर 3 लिखेंगे इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ABC लिखेंगे, तो 2 का Q 8 हो जाएगा और फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या डिटर्मिनेंट्स वैल्यू दोनों सेम ही होता है,
तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट्स निकाले या डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाल करके मल्टीप्लाई करें, दोनों ही वैल्यू इक्वल ही आता है। 8 और ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑब्वियसली 48 आएगा। गुड, उसका आंसर 48 के इक्वल आएगा। ठीक है, 6 प्रॉपर्टीज। तो 6 प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, जब भी आप डिटर्मिनेंट से किसी स्केलर को बाहर लोगे तो लैम्डा के पावर n हो जाएगा, जहां n क्या है उस मैट्रिसेस का ऑर्डर है। तो बढ़ते हम लोग अगले प्रॉपर्टीज पे। इस पे किसी को डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। रब करें इसको। चलो ओके। ठीक है, ये 6 प्रॉपर्टीज हो गया। जो उसके बाद 7 प्रॉपर्टीज, ये भी दोनों प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होगा। if each elements of any row or column can be expressed as a sum of two terms, then the determinants can be expressed as the sum of, ठीक है, two determinant। ठीक है, 7 और 8 बस 2-3 प्रॉपर्टीज और बच गया, और ज्यादातर यूज जो है ना, जो लास्ट में लिखवा रहा हूं वही प्रॉपर्टीज होगा। 5th ऑनवर्ड ज्यादातर यूज होगा प्रॉपर्टीज। मैं बोल रहा हूं कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई एक रो या कॉलम अगर सम ऑफ टू टर्म्स में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, देखो इसको, जैसे a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई और c1 प्लस जेड। ठीक है, और ये a2 b2 c2 a3 b3 c3। मान लो क्या किया है, यहाँ पे जो है ना सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है रो 1 में। ठीक है ना, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। जबकि पहला डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा कि a1 b1 c1 आ जाएगा और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ठीक है ना, प्लस और फिर ये हो जाएगा x z और फिर हो जाएगा a2 b2 c2 और a3 b3 c3। मतलब जब भी कोई भी अगर डिटर्मिनेंट्स में कोई एक रो या एक कॉलम सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ हो तो उसको आप लिख सकते हो सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में। पहला डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा, रो 1 में जो सम ऑफ टू एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट आ जाएगा, a1 b1 c1 जो है पहला डिटर्मिनेंट्स पाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है जो सम में लिखा हुआ है x y z वो सेकंड डिटर्मिनेंट्स के रो 1 में आएगा। और रो 2 रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा दोनों डिटर्मिनेंट्स में। राइट हैंड साइड जो है रो 2 रो 3 एज इट इज रहेगा, a2 b2 c2 और a3 b3 c3 डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट में और सेकंड में एज इट इज रहेगा। बात समझे क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है किसी रो या किसी कॉलम में तो उसको आप सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जो पहला एलिमेंट है ठीक है, जिसको सम में लिखे हुए हैं वो फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स के रो 1 में आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट लिखे हुए एक्स वाई जेड वो सेकंड डिटर्मिनेंट्स के रो 1 में आएगा। और रो 2 रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख देंगे। जो भी एलिमेंट होगा लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड जो होगा फर्स्ट और सेकंड डिटर्मिनेंट्स में एज इट इज लिख देंगे। ठीक है ना।
अब मैं बोल रहा हूं कि चाहे सम में लिखा हुआ है डिफरेंस में लिखा हुआ हो, अगर मान लो यहाँ प्लस में लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस लिखोगे, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा। दोनों साइन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। या तो थ्रू आउट अगर तीनों में प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा दोनों डिटरमिनेंट्स के बीच में, लेकिन अगर तीनों टर्म अगर माइनस साइन से कनेक्टेड है तो फिर दो डिटरमिनेंट्स के बीच में माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है ना, डिफरेंट कलर मैं यूज किया हूं। दोनों साइन रहेगा तो फिर नहीं लिख सकते हो, या तो प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। ठीक है ना, एक जैसे कुछ इस तरह से लिखा हो तो लिख सकते हो, जैसे a1 x प्लस वाई, a2 y प्लस जेड, a3 z प्लस एक्स, और b1 b2 b3। बताओ क्या लिख सकते हो इसको? इसको लिखेंगे जैसे कॉलम 2 जो है सम ऑफ 2 एलिमेंट लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स लिख सकते हो। तो कॉलम 1 और कॉलम 3 का एलिमेंट एज इट इज रहेगा, यानी a1 a2 a3, और यहां पे क्या आ जाएगा, x y z आ जाएगा, और b1 b2 b3, और प्लस हो जाएगा a1 a2 a3, और जो सेकेंड कॉलम है इसका सेकेंड एलिमेंट आएगा y z x आएगा। ठीक है ना, y z x, और कॉलम 3 में तो कोई चेंज नहीं होगा, b1 b2 b3। समझे? सो यहाँ पे कॉलम 2 सम ऑफ 2 एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट। कॉलम 1 कॉलम 3 में जो एलिमेंट है वो एज इट इज रहेगा फर्स्ट और सेकंड डिटरमिनेंट्स में। जो कॉलम 2 है उसमें x y z आ जाएगा, पहला एलिमेंट आ जाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है y z x वो सेकंड डिटरमिनेंट्स में आ जाएगा कॉलम 2 में। ठीक है, समझे ये प्रॉपर्टीज। अगर सम में है, यहाँ अगर प्लस कनेक्टेड है तो यहाँ दो डिटरमिनेंट्स के बीच में प्लस साइन आएगा, और अगर ये दो एलिमेंट में अगर माइनस साइन से कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपको माइनस साइन आ जाएगा। जनरली यूज जो होता है ना, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन यूज इसको हम लोग राइट टू लेफ्ट करते हैं, यानी दो डिटरमिनेंट्स का एडिशन। याद करो जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते थे तो क्या होता था, याद है किसी को? दो मैट्रिक्स का एडिशन मैंने बताया था। दो मैट्रिक्स का एडिशन में ये था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, और मैट्रिसेस में जो एडिशन होता था ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम लोग ऐड करते थे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं, और एक कंडीशन ये है कि दो डिटरमिनेंट्स को ऐड आप तभी कर सकते हो जब किसी के दो रोज या दो कॉलम क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। बात समझे? क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम आइडेंटिकल है, कॉलम 1 और कॉलम 3, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है, इसलिए ये डिटरमिनेंट ऐड अप हो रहा है, अदरवाइज नहीं ऐड अप होता। अगर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल नहीं हो तो ऐड नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी देखो, इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट्स में कॉलम 2 और रो 2 और रो 3 दोनों डिटरमिनेंट्स का आइडेंटिकल है, इसलिए दोनों डिटरमिनेंट्स ऐड अप हो गया। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स में एडिशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एडिशन तभी वैलिड होगा जब दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा, तो ही आप ऐड कर सकते हो। रिवर्स आप समझना चाहो तो कुछ इस तरह से है, जैसे 1 2 3 है और ABC है, ठीक है, और ये 4 5 6 है। अगर मैं इसको ऐड करना चाहूं 1 2 3 PQR और 4 5 6, ठीक है, तो बता सकते हो ये ऐड अप होकर के किसके इक्वल आएगा? 1 2 3 ABC 4 5 6 प्लस 1 2 3 PQR 4 5 6, इसको किसके इक्वल लिख सकते हो? क्योंकि यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों डिटरमिनेंट्स का आइडेंटिकल है, तो इसको ऐड अप करके आप लिखोगे 1 2 3, और ये कॉलम 2 का जो डिफरेंट एलिमेंट है वो आपस में ऐड अप हो जाएगा, यानी A प्लस P, B प्लस Q और C प्लस R, और इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, 4 5 6 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, इस तरह से आप ऐड अप कर सकते हो। यानी इन जनरल मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोई भी आप मान लो वेरिएबल अगर है, चलो मैं आगे चल के ये बताऊंगा आपको समेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में, होपफुली ये प्रॉपर्टीज आप समझे होगे कि कैसे ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, एक लास्ट प्रॉपर्टीज होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। बढ़े आगे, समझ में आए प्रॉपर्टीज 7? बोलोगे प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ ये होगा कि जैसे मान लो इसको प्रूफ करना है
तो इसको एक्सपैंड कर दो किसके अलोंग, रो वन के अलोंग, और इसको भी रो वन के अलोंग एक्सपैंड कर दो, और देखोगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है ना आपस में इक्वल आएगा। देखो लास्ट प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टीज हम यूज करने वाले हैं, 8th वाला प्रॉपर्टीज। इसको आपको अच्छे से समझना है, इसमें मैं ज्यादा टाइम दूंगा आपको, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना ये प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं इसका, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is not changed by adding to the element, by adding to the elements of any row or column a constant multiple of the corresponding elements of any other row और कॉलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा, ज्यादातर क्वेश्चन जो हम लोग 8 प्रॉपर्टी से बनाएंगे। देखो क्या कहता है 8 प्रॉपर्टीज, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा बाय एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई भी मान लो डिटर्मिनेंट जो है डी है, लेट्स से a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट्स है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि कोई एक डिटर्मिनेंट्स और मैं लिख रहा हूं इस तरह से, लेट्स से d1 मैं लिख रहा हूं जैसे a1 प्लस k टाइम्स ऑफ b1। ठीक है ना, एक अनदर डिटर्मिनेंट्स मैं फ्रेम कर रहा हूं जो इक्वल है a1 प्लस k टाइम्स ऑफ b1, a2 प्लस k टाइम्स ऑफ b2 और a3 प्लस k टाइम्स ऑफ b3। ठीक है, और b1 b2 b3 और c1 c2 c3 ये आइडेंटिटीज है। तो मैं कह रहा हूं कि जो d1 हो d2 हो या d1 होगा वो इक्वल होगा dk। सो मैं यहां से यहां कैसे लाया हूं, मैंने क्या किया कि इसमें रो वन को मैंने क्या किया, रो वन प्लस k टाइम्स ऑफ रो टू किया, रो वन को रो वन प्लस k टाइम्स ऑफ रो टू। इस बात को समझो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। मैंने क्या किया कि रो वन को ऐसी चीज रखा हूं, रो टू में मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया और एड अप कर दिया, तो वही मैं लिखा हूं k टाइम्स ऑफ b1 k टाइम्स ऑफ b2 k टाइम्स ऑफ b3। इसमें मैंने k से मल्टीप्लाई करके रो वन में ऐड कर दिया, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लैंग्वेज पढ़ो, मैं क्या कर रहा हूं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो एंड कॉलम। यानी एनी अदर रो और कॉलम से कोई भी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दे और रो वन में ऐड कर दे तो दोनों डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, मैं रब करता हूं बोर्ड को, तो मैं लेता हूं कुछ और एग्जांपल। इस साइड में रब करता हूं। देखो कैसे इसको जो है मैं बोल रहा हूं कि D2 एक मैं D2 फ्रेम कर रहा हूं, या इसको प्रूफ देखो, पहले इसका मैं प्रूफ कर देता हूं ये आए कैसे। जैसे देखो D1 को क्या लिखा हूं, D1 में लिखा हूं A1 प्लस k टाइम्स ऑफ B1, A2 प्लस k टाइम्स ऑफ B2 और A3 प्लस k टाइम्स ऑफ B3। ठीक है ना, और फिर B1 B2 B3
ये एज इट इज है, और C1 C2 C3। ठीक है, इसका मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। ये कैसे इक्वल होगा इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। देखो अभी जस्ट मैं 7 प्रॉपर्टीज बता रहा था कि अगर किसी रोज एंड कॉलम में अगर सम ऑफ 2 एलिमेंट लिखा हुआ हो तो उसको सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। तो 7 प्रॉपर्टीज है, इसको मैं लिख सकता हूं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 अब प्लस KB1 KB2 KB3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है, प्रीवियस प्रॉपर्टीज है, मैं बताया हूं कि अगर सम ऑफ 2 एलिमेंट किसी रो में लिखा हो तो उसको सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स में लिख सकते हैं। 7 प्रॉपर्टीज है, पहला एलिमेंट फर्स्ट डिटरमिनेंट में आ जाएगा और जो सम में सेकंड एलिमेंट लिखा हुआ है वो सेकंड डिटरमिनेंट्स में आ जाएगा, और रो 2 रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है यहां तक। अब देखो इसका नेक्स्ट स्टेप, ये तो ठीक है, A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और ये C1 C2, ये तो यही किसके इक्वल है, ये बेसिकली D है ना, ये तो D है। और इसमें अगर K कॉमन ले लेते हो, अगर इसमें कॉलम 1 से बताया था अगर किसी डिटरमिनेंट किसी कॉलम और रो से कॉमन ले सकते हो, अगर इससे K कॉमन लेते हो तो बताओ B1 B2 B3 और B1 B2 B3 आइडेंटिकल नहीं आ जाएगा, जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा। बात समझे, क्योंकि यहाँ पे रो 1 जो है रो 2 के आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर जैसे ही आप K कॉमन लोगे तो रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये D के इक्वल आ जाएगा। यानी प्रूफ हो गया कि D1 जो है D के इक्वल होगा। दीक्षा निहाल समझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये इसका प्रूफ हो गया। जैसे एक और मैं डिटरमिनेंट्स फ्रेम कर रहा हूं, लेट्स से D2 मैं फ्रेम कर रहा हूं। D2 मैं लिख रहा हूं दैट इज A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ A2, B1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 और C1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ C2, और ये एज इट इज है A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो भी D2 जो होगा D के इक्वल होगा। क्योंकि मैंने क्या किया कि D में मैंने क्या किया कि रो कॉलम 1 में क्या किया, कॉलम 1 को मैंने लैम्डा टाइम्स ऑफ कॉलम 2 के साथ ऐड कर दिया। कॉलम 1 को मैंने रिप्लेस किया कॉलम 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ कॉलम 2 से। ये कॉलम 1 है, इसको कॉलम 1 बोलते हैं और इसको कॉलम 2। इस कॉलम 2 मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया और कॉलम 1 के साथ ऐड कर दिया, तो इसका भी डिटरमिनेंट्स वैल्यू वही होगा जो D का होगा। ये दोनों इक्वल होगा, यानी D2 जो है जिसको मैं D2 नाम दिया वो D के ही इक्वल आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो एक D3 डिफाइन कर रहा हूं मैं, D3 डिफाइन कर रहा हूं, रो 1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं रो 1 प्लस K1 टाइम्स ऑफ रो या लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ रो 2 और प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ रो 3। तो बताइए D3 किसके इक्वल होगा, जो D3 आएगा इसमें मैं रिप्लेस कर रहा हूं, जिसको मैं लिख सकता हूं A1 प्लस लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ B1 और प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ C1। उसी तरह से लिख सकता हूं A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 और लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ और लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ C2। और इसी तरह से तीसरा एलिमेंट लिख सकता हूं दैट इज A3 प्लस लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ B3 और प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ C3, और इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, B1 B2 B3 और C1 C2 C3 में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। ये दिख नहीं रहा होगा, जो थोड़ा इधर लिख देता हूं। जैसे मैं एक D3 डिफाइन कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं दैट इज A1 प्लस लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ B1 और प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ C1। उसी तरह से लिख रहा हूं A2 और प्लस लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ B2 और प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ C2। उसी तरह से लिख रहा हूं A3 प्लस लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ B3 और प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, C3, और फिर इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसका भी D3 का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, D के ही इक्वल होगा।
यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं, या इक्वल टू डी के इक्वल होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी कॉलम या किसी रो को अनदर रो में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो उस रो से, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। हाँ, जिस रो को चेंज कर रहा हूं उसके एलिमेंट में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे a1 a2 a3 रो 1 का एलिमेंट है, वो उसको एज इट इज रखना है। एनी अदर रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एनी अदर रो में, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया कि रो 1 का एलिमेंट a1 a2 a3 है, उसको मैंने एज इट इज रखा। रो 1 का जो एलिमेंट है वो a1 a2 a3 है, उसको मैंने एज इट इज रखा। मैंने क्या किया कि रो 2 में लैम्डा 1 मल्टीप्लाई कर दिया, और रो 3 में मैंने लैम्डा 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और रो 1 के साथ मैंने ऐड कर दिया। तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो डी के ही इक्वल आएगा। उसी समझे? ये समझ में आया? जैसे मान लो कि एक D4 मैं डिफाइन कर रहा हूं, D4 मैं डिफाइन कर रहा हूं, जैसे A1 प्लस k टाइम्स ऑफ B1, A2 प्लस k टाइम्स ऑफ B2, A3 प्लस k टाइम्स ऑफ B3। उसी तरह से मैं लिख सकता हूं B1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ C1, और B2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ C2, और B3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ C3, और C1 C2 C3। एक मैं D4 डिफाइंड किया हूं, मैंने क्या किया कि रो 1 को मैंने रो 1 प्लस k टाइम्स ऑफ रो 2 लिखा हूं, और फिर रो 2 को लिखा हूं रो 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ रो 3 लिखा हूं। अगेन मैं बोल रहा हूं कि जो D4 का वैल्यू होगा वो D के इक्वल आएगा। तो मैंने क्या किया है कि रो 1 में मैंने रो 2 से k से मल्टीप्लाई करके रो 1 से ऐड कर दिया, और फिर रो 2 में मैंने क्या किया कि रो 3 में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर दिया, यानी B1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ C1, B2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ C2, और B3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ C3। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। यानी किसी रो को एडअप कर दो एनी अनदर रो के किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। और एट ए टाइम 2 बार ये चेंज आप कर सकते हो। 3x3 मैट्रिसेस में 2 बार चेंज कर सकते हो, 3 बार नहीं कर सकते हो, 2 बार मैक्सिमम कर सकते हो। अगर 4x4 मैट्रिस है, डिटर्मिनेंट्स है, उसमें 3 बार एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पे मैंने 2 बार अप्लाई किया, रो 1 को मैं चेंज कर दिया, रो 2 को चेंज कर दिया, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। जितना ऑर्डर होगा उससे एक कम बार आप अप्लाई कर सकते हो एट ए टाइम प्रॉपर्टीज। एट ए टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ आप किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम में प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझे? समझ में आया सभी को? ये डी है। चलो मैं एक पिक ले लेता हूं, और इसमें मैं क्वेश्चंस लेता हूं, से आपको आइडिया चलेगा कैसे क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं। बस यहीं तक प्रॉपर्टीज है। आप देखो इस प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए कम से कम 15-20 क्वेश्चंस लेना पड़ेगा, तो ही जाकर के ये प्रॉपर्टीज धीरे धीरे आप समझोगे। कुछ सर्कुलेंट है, इंपॉर्टेंट सर्कुलेंट, वो मैं लिखवा देता हूं और प्रूफ कर देता हूं। सम इंपॉर्टेंट सर्कुलेंट। जैसे 1 1 1 ABC और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये इक्वल होता है A माइनस B, B माइनस C इंटू C माइनस A के इक्वल होगा। ठीक है, ये सर्कुलेंट कॉलम वाइज या रो वाइज लिखोगे 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर, और इसका मैं ट्रांसपोज ले लिया हूं, ये दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी से, और इसका वैल्यू आपको मेमोराइज रखना है A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A के इक्वल होता है।
अब आप देखो कि आया कैसे। ये प्रॉपर्टीज आप प्रूफ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं पहले प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, चारों प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रूफ करता हूँ। जैसे 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये इक्वल होता है 1 1 1 के और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू के, और ये इक्वल होता है, ठीक है, 5 डिग्री है। ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, ठीक है। एक सर्कुलेंट और होगा, जैसे 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये इक्वल होता है 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और ये इक्वल होता है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और इंटू होता है ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। एक सर्कुलेंट और होगा जो ए बी सी बी सी ए और सी ए बी, ये इक्वल होता है 3 ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू के इक्वल होता है, ठीक है ना। इसमें अगर आप माइनस कॉमन लोगे, ये इक्वल हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3c के इक्वल होगा, ठीक है ना। और इसका आप फैक्टराइजेशन जानते हो, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये इसका फैक्टर होता है। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखना ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसके इक्वल आएगा। लेट्स से इसको मैं नाम दे देता हूं, लेट्स से डी नाम दे देता हूं। इफ एबीसी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव है, तो उस केस में डी जो है ना ऑलवेज निगेटिव आएगा, ठीक है ना। एबीसी अगर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव है उस केस में डी निगेटिव आएगा। यहां मैं लिख देता हूं, इफ ए बी सी आर distinct positive number, then D is always negative. So ABC plus BCA plus CAB, ABC BCA CAB बहुत यूनिक होगा। ये इक्वल होता है 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ के। इसमें अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और इसका फैक्टराइजेशन आप जानते हो, बेसिक में पढ़े हैं, इसके इक्वल होता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे इसमें, तो जैसे ही आप इसमें सेकंड फैक्टर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देख सकते हो एबीसी अगर पॉजिटिव है तो ए प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव होगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा ही सेकंड फैक्टर, और इसके पहले माइनस साइन लगा हुआ है, तो मतलब डी ऑलवेज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वही मैं बात लिखा हूं कि अगर एबीसी अगर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव है तो फिर डी का जो वैल्यू होगा, दैट मींस एबीसी प्लस बीसीए प्लस सीएबी, वो ऑलवेज क्या होंगे, निगेटिव होगा, ठीक है ना। ये हो गया सर्कुलेंट। ये कम से कम 4 सर्कुलेंट आपको मेमोराइज होना चाहिए, ये तो मुझे याद है, बिना देखे मैं लिखा हूं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, पहला दूसरा तीसरा और चारों सर्कुलेंट डायरेक्टली जो है ना बोर्ड में और मेंस में डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। इसका आपको मैं प्रूफ कर देता हूं कि आया कैसे। मेमोराइज ऐसे रख सकते हो, देखो इसके डायगोनल में डिग्री कितना है, बीसी का डिग्री 3 है, इसमें 3 फैक्टर आएगा, ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 3 डिग्री हो जाएगा। इसके डायगोनल में देखोगे तो बी पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं, इसमें 2 डिग्री है, सी का 3 डिग्री है, तो डायगोनल का 5 डिग्री है, तो इसमें जो है ना 5 डिग्री आएगा, क्योंकि 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, और ए बी 2 क्वांटिटी मल्टीप्लाई है 2 डिग्री है हर एक टर्म में, तो 2 डिग्री है ये और 3 डिग्री ये, तो टोटल 5 डिग्री आ जाएगा। इसके डायगोनल में देखोगे 4 डिग्री है, सी का भी है, तो टोटल डायगोनल जो है ना 4 डिग्री है, तो सॉल्यूशन भी 4 डिग्री आएगा। ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री आएगा, और यहाँ पे 1 डिग्री, तो टोटल 4 डिग्री होगा। चलिए एनीवे मेमोराइज आपको रखना है किसी भी तरह से इसको, जब जहां तक है मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, बोर्ड में इसका प्रूफ भी आता है।
रब करें इसको, इसमें कोई कुछ बताने लायक है नहीं, जस्ट मैं रिजल्ट लिखा हूं और इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इसका प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो इसका प्रूफ करने का पर्पस दो है। पर्पस ये है कि डायरेक्टली बोर्ड में आता है इसलिए मैं प्रूफ कर रहा हूं, और दूसरा पर्पस ये है कि प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होता है किसी भी डिटर्मिनेंट्स में, वो भी जानने की जरूरत है। देखो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं? प्रॉपर्टीज जनरली हम लोग अप्लाई इसलिए करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीरो आए, जिससे कि हम एक्सपैंड करें तो बहुत इजीली क्वेश्चन जो है ना बन जाए, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। वैसे डायरेक्टली आप चाहो तो एक्सपैंड करके भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिकली टारगेट यही है कि जब भी आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हो तो टारगेट आपका यही होना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो लाए। जितना जीरो आएगा एक्सपेंशन में उतना ही इजियर होगा। अब देखो ये 1 1 है तो क्या करेंगे हम लोग, रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो और रो 2 को रो 3 से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आप बोल सकते हो यहाँ लैम्डा का वैल्यू -1 लिया हूं क्योंकि लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अभी जस्ट मैं बताया हूं कि किसी रो को अनदर रो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है ना। ये ऑपरेट कर रहे हैं हम इस डिटरमिनेंट्स में, ये प्रॉपर्टीज ऑपरेट कर रहे हैं जो मैं लास्ट लिखवाया हूं प्रॉपर्टीज, 8 नंबर प्रॉपर्टीज। तो देखो ये क्या होगा, अगर रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये a माइनस बी हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर रो 2 को भी क्या कर रहे हैं हम, रो 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये रो 2 एलिमेंट है और ये रो 3 है। ये बात समझे, ये एलिमेंट रो 1 का एलिमेंट है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो रो 1 को मैं रो 2 से सब्ट्रैक्ट किया हूं तो ये आएगा, और फिर रो 2 को रो 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 0 आएगा, ये b माइनस सी हो जाएगा और ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 सी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब यहां पे देख सकते हो बेनिफिट ये हुआ कि 2 0 ऑलरेडी आ गया कॉलम 1 में। अब यहां से आप कॉमन a माइनस बी आप कॉमन भी ले सकते हो। अगर a माइनस बी रो 1 से कॉमन ले लें और b माइनस सी अगर रो 2 से कॉमन ले लें तो बताओ क्या होगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 2 फैक्टर होगा क्योंकि a माइनस बी कॉमन ले चुके हैं तो एक फैक्टर a प्लस बी बचेगा। रो 2 में हम b माइनस सी कॉमन ले लिए तो ये 1 और ये b प्लस सी एक बचेगा, और कॉलम रो 3 में तो एज इट इज रहेगा 1 सी स्क्वायर। समझ में आया यहां तक? और फिर क्या करोगे, कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर दो। तो जब हम इसको कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो a माइनस बी बी माइनस सी, तो इसके अलॉन्ग तो 0 होगा, फिर इसके अलॉन्ग 0 होगा प्लस, और इस 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो लिख सकता हूं b प्लस सी और माइनस हो जाएगा, इस 1 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं a माइनस बी बी माइनस सी और ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस a माइनस बी, ठीक है ना। ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये b से b कट जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी इंटू सी माइनस a, और ये मुझे प्रूव करना था। अब कुछ हाँ एकदम दिव्यांशु एकदम सही है, रो 3 को भी आप 0 कर सकते हो, रो 3 माइनस रो 2 कर दो और रो 2 माइनस रो 1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी आप रो को चेंज कर सकते हो, किसी भी कॉलम को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एट ए टाइम 2 रोज या 2 कॉलम को ही चेंज करोगे, ठीक है ना। तो रो 3 के भी एलिमेंट को आप 0 कर सकते हो। जैसे इसमें सेकंड जो दिया था इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ठीक है। इसमें भी आप क्या करो, आप जैसे मान लो रो 3 में 0 करना चाहते हो तो इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हो, रो 3 को कर दो रो 3 माइनस रो 2 और फिर रो 2 को चेंज करके कर दो रो 2 माइनस रो 1, ठीक है दिव्यांशु नंदन, इस तरह से भी कर सकते हो जैसे तुम बोल रहे थे। तो बताओ इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, रो 3 रो 1 में कोई चेंज नहीं करना,
रो 2 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, जीरो हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी क्यू माइनस ए क्यू हो जाएगा, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये सी क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ये इक्वल हो जाएगा, इसमें आप b माइनस ए कॉमन ले सकते हो, इसमें c माइनस ए, तो b माइनस ए इंटू और c माइनस बी कॉमन ले लोगे तो 1a स्क्वायर ए क्यूब, तो इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पे b प्लस एक फैक्टर बच जाएगा, और यहाँ पे b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए बी बचेगा, और फिर इसमें c माइनस ए कॉमन लेंगे तो c प्लस ए बचेगा, और c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मैंने रो 2 से b माइनस ए कॉमन ले लिया और रो 3 से c माइनस बी कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक फैक्टर b प्लस ए बच जाएगा, और ए क्यू माइनस बी क्यू से फैक्टराइज करोगे तो b माइनस ए कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा दूसरा फैक्टर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। और फिर इसके अलोंग एक्सपैंड कर दोगे, इसको लिख सकते हैं b माइनस ए इंटू सी माइनस बी, और इसके अलोंग अगर एक्सपैंड करते हो तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी b प्लस ए को मल्टीप्लाई करना है इससे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और माइनस हो जाएगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी c प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी से, ठीक है, समझे। और इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो देखना इसके इक्वल आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस, ठीक है, सी ए के इक्वल आ जाएगा। डायरेक्टली मैं लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो, यानी टारगेट यही है कि जब भी आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम जीरो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, और जीरो कैसे लाना है ये आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पे ही निर्भर करेगा, ठीक है। इसमें किसी को किसी स्टेप में दिक्कत हो तो पॉइंट आउट करो। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा लर्न करने में, डिटर्मिनेंट्स का यही वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ईशान, साहिल, आयुष, दिव्यांशु, ईशान, दीक्षा, निहाल, कोई डाउट हो तो कम्युनिकेट मेरे से बात कर सकते हो आप, नहीं तो हम रब करें इसको। चलो ओके, चलो एक मैं फोर्थ और मैक्सिमम कितना प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, दो बार कर सकते हैं। 3/3 अगर मैट्रिसेस 3/3 अगर डिटर्मिनेंट्स है तो 2 एट ए टाइम कर सकते हो, तो किसी रोज एंड कॉलम में मिला के 2 बार ही कर सकते हो एट ए टाइम, फिर उसके बाद आप कर सकते हो, लेकिन एट ए टाइम 2 बार ही करोगे थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स में। अब देखो कुछ तीसरा प्रॉपर्टीज बनाना, मैं फोर्थ में बता देता हूँ, फोर्थ में प्रूफ कर देता हूँ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा प्रॉपर्टीज। ए बी सी, बी सी ए बी, थर्ड मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, थर्ड बनाओगे क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो ए बी सी, बी सी ए बी एक ऑर्डर में ए बी सी, बी सी ए बी। अब इसका वैल्यू निकालना है तो डायरेक्टली वैसे एक्सपैंड करके भी निकाल सकते हो, लेकिन देखो कैसे हम लोग इजिली इसमें, अब देखो 1 कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। ज्यादातर जीरो अगर लाना हो ना तो पहले अगर किसी रो एंड कॉलम में 1 ले आओ तो बहुत इजिली बन जाता है। क्या करेंगे, देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कॉलम वाइज ऐड कर देता हूं। तो कॉलम वाइज जब ऐड करोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये भी ए प्लस बी प्लस सी, और बी सी ए और सी ए बी, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। फिर क्या करेंगे, इसमें कॉलम 1 से कॉमन ले लोगे, क्या ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, तो फिर यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, और फिर बी सी ए और सी ए बी, ये एज इट इज रहेगा। तो 1 मैंने ले आया, ठीक है ना, कॉलम वाइज मैंने सारे एलिमेंट को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया कि कॉलम 1 में जो था सारा एलिमेंट सेम हो गया, उसको मैंने कॉमन खींच लिया।
कॉलम 1 से मैंने a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, यहाँ 1 1 1 बचेगा और कॉलम 2 कॉलम 3 में एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे, जब 1 1 आ गया है तो फिर 2 0 इंट्रोड्यूस कर लेंगे। तो 2 0 लाने के लिए क्या करेंगे, रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 लिखेंगे और रो 2 को रो 2 माइनस रो 3 लिखेंगे, क्योंकि रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0 आ जाएगा, रो 2 को रो 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये b माइनस सी और ये c माइनस a, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 c माइनस a और ये जगह a माइनस b और 1ab, ठीक है। और फिर इस कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड कर लेंगे, तो इसके अलोंग तो 0 होगा, इसके अलोंग 0 होगा, तो फिर ये 1 के अलोंग एक्सपैंड कर लेंगे। इस 1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ठीक है ना। इस 1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो b माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से और माइनस c माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये जगह a प्लस बी प्लस सी इंटू और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ab और माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस ए सी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी सी और ये माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ac, ठीक है ना। ब्रैकेट को ओपन करके माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये a प्लस बी प्लस सी इंटू हो जाएगा, इसमें माइनस अगर कॉमन खींच लोगे तो ये जो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये विथ माइनस साइन आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3abc माइनस हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू के इक्वल आएगा, ठीक है। इस तरह से आप सारे प्रॉपर्टीज प्रूफ कर सकते हो इस टाइप से। देखो इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, ये सर्कुलेंट कहलाता है, इस चारों सर्कुलेंट को मेमोराइज रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चंस में इस सर्कुलेंट को हम लोग यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है कि एबीसी अगर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है तो इसका वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होता है, ठीक है। रब करें इसको, अब ले क्वेश्चंस इस पे कुछ। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चंस ही ज्यादातर लेंगे, कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देखता हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी इसमें आपको स्टार्टिंग में, लेकिन प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे, क्योंकि इसमें डिफिकल्टी आती है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रॉपर्टीज कहां पे अप्लाई हो रहा है, वो थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, बी सी माइनस ए सी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए, बी सी माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए बी माइनस ए स्क्वायर। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो देख के ही आपको लग रहा होगा क्या करना है नहीं करना है। बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर। अब सोचो कि डायरेक्टली अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो कितना डिफिकल्ट होगा। तो प्रॉपर्टीज हेल्प करता है, जो टफनेस लेवल है क्वेश्चंस को उसको डिक्रीज करता है, कैलकुलेशंस को डिक्रीज करता है। अब देखो, कोशिश करोगे कि कम से कम टर्म जो है ना, जो लेंथियर टर्म है वो रिड्यूस करके सिंप्लीफाई हो। टारगेट ये नहीं है कि शुरू में ही हम जीरो लाने की कोशिश करेंगे, टारगेट ये है कि टर्म जो लिखा हुआ है वो सिंप्लीफाई हो, मतलब जो काफी दो टर्म में लिखा हुआ उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। देखो कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये आपको एक स्टेप लिखने के बाद ही समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें बी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा बी, फैक्टराइज कर दो, कॉमन ले लो फैक्टराइज करो। इसमें अगर ए कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए, और इसमें अगर हम सी कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए, बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए, और इसमें अगर हम सी कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए, इसमें बी कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए, और इसमें अगर हम ए कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए। बात समझे?
अब एकदम रानी बोले जीरो होगा इसका आंसर, करेक्ट है, इसका आंसर जीरो होगा। अब ऐसा लिखने से ये बेनिफिट होगा कि बी माइनस से कॉलम 1 से कॉमन ले सकते हो और बी माइनस से कॉलम 3 से कॉमन ले सकते हो। बात समझे? सो कॉलम 1 और कॉलम 3 से अगर बी माइनस से कॉमन ले लें, ये बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा तो बी ए सी बचेगा, और यहाँ पे बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए, और यहाँ पे बी माइनस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ सी बी ए बच जाएगा। समझ में आया सभी को? ये स्टेप कॉलम 1 से मैंने बी माइनस ए कॉमन ले लिया और कॉलम 3 से भी मैंने बी माइनस ए कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद ये बचेगा। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ ऐड अप कर दो, कॉलम 2 को कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दो, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर। कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, और इसको जब इसके साथ ऐड करोगे तो सी से सी कट जाएगा, ये बी बचेगा। कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ ऐड करोगे तो बी से बी कट के ए बचेगा, और इसको जब इसके साथ ऐड करोगे तो ए से ए कट के ये सी बचेगा। ठीक है ना? कॉलम 3 में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई? ये स्टेप, इस कॉलम 2, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, इस दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं और चेंज मैं कॉलम 2 को कर रहा हूं, कॉलम 2 को रिप्लेस कर रहा हूं दिस प्लस कॉलम 3 से। अब यहां पे देख सकते हो कि कॉलम 1 और कॉलम, ऐसा करने पे कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल आ गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉलम 2 का एलिमेंट कॉलम 1 का एलिमेंट कॉलम 2 के आइडेंटिकल है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है ना? जैसे मान लो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, इसका वैल्यू निकालना है। एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी का वैल्यू निकालना है। गुड, जीरो ही होगा, एकदम जीरो होगा। क्या क्यों होगा जीरो? क्योंकि आप कॉलम 3 को क्या करोगे, कॉलम 3 को कॉलम 1 या कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कॉलम 1 में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, कॉलम 3 को कॉलम 2 से सब कर रहे हैं, तो ए से ए कट जाएगा तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा। बात समझे? इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए से ए कट जाएगा तो एक्स बचेगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी से बी कट जाएगा तो वाई होगा, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी से सी कट के जेड हो जाएगा, और इसका वैल्यू जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि कॉलम 1 जो है ना एलिमेंट कॉलम 3 के एलिमेंट से आइडेंटिकल है, एक्स वाई जेड, इसलिए इसका वैल्यू जीरो होगा प्रॉपर्टी से। अच्छा, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हाँ, एकदम 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 ईशान, कॉलम 1 को कॉलम 2 को भी कर सकते हो, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ ऐड कर दोगे तो भी क्या होगा, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ ऐड करोगे तो एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, तो इससे कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएगा। एकदम सही है, गुड, वेरी गुड ईशान, वैसे भी कर सकते हो। बहुत सारा मेथड होगा डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने का, जिसमें से मैं कोई एक मेथड आपको बता रहा हूं। एकदम साहिल बोल रहा है जीरो होगा, कैसे होगा साहिल जीरो? रानी भी बोल रहे जीरो होगा, आयुष भी बोल रहा है जीरो कैसे होगा? ऑपरेशन बताओ, ऑपरेशन कैसे जीरो ला रहे हो? दीक्षा भी बोल रही है जीरो होगा, होगा जीरो होगा तो कैसे होगा? लाए कैसे हो जीरो? जैसे हमको अभी ईशान बताया कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, ईशान बोला है कॉलम 1 को कॉलम 2 कॉलम 3 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसे आ जाएगा क्या? नहीं, दिव्यांशु बोला है कॉलम 1 को कॉलम, एकदम सही बोल रहे दिव्यांशु, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ ऐड कर दोगे तो कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल आ जाएगा अगर माइनस साइन कॉमन लेते हो। या एक तरीका ये होगा कि आप कॉलम वाइज तीनों को ऐड कर दो, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये कर दो,
कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ और कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ ऐड कर दो। इससे क्या होगा, इस तीनों को ऐड करोगे तो 0 0 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हमने क्या किया, कॉलम 1 को मैंने कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड कर दिया तो नहीं आ जाएगा 0 0 0। और बताया तो प्रॉपर्टीज में कि कोई भी एक रो किसी एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। हाँ एकदम सही है दिव्यांशु, वो भी तरीका सही है। दिव्यांशु नंदन बोल रहा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ ऐड कर देंगे और -1 कॉमन ले लेंगे, उससे क्या होगा कि कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएगा तो भी वैल्यू 0 हो जाएगा। गुड, वेरी गुड, ये भी तरीका हो सकता है। तो चलो इसका मैं पिक ले लेता हूं और देखते हैं 2 क्वेश्चंस और इस पे। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ वन 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 ए बी सी ए इंटू बी प्लस सी बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी इंटू ए प्लस बी। ए बी सी, ये सॉरी बी सी सी ए और ए बी है ये। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है 111 कॉलम वाइज बी सी सी ए बी कॉलम 2 में और कॉलम 3 में ए इंटू बी प्लस सी बी इंटू सी प्लस ए सी इंटू ए प्लस बी। लाइव में जो है ना ये बेनिफिट होता है दिव्यांशु कि जो है ना, जैसे आप एक मेथड मैं बता रहा हूं, दूसरा मेथड तुम भी बता रहे हो, तो बहुत लोगों का जो है ना मेथड आने से क्या होता है कि लर्निंग जो है ना पावर और बढ़ता है। रिकॉर्डेड में जो ना वो फील आता ही नहीं है। 0 बोल रहा है, देखो अब आंसर कमेंट कर रहे हो 0 होगा। ज्यादा जानना जरूरी ये है कि 0 आया कैसे। अब देखो बहुत सारे मेथड से मैं बना सकता हूं इसको और आप भी बना सकते हो। वो मैं आपको सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहा हूं जो बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाला है। जैसे देखो इसमें जो अब आप करोगे, क्या करोगे, 111 BC और CA और AB, अगर A से मल्टीप्लाई करोगे तो AB प्लस AC हो जाएगा और B से मल्टीप्लाई करोगे तो BC प्लस AB हो जाएगा और ये AC प्लस BC हो जाएगा। इसमें क्या करोगे, कॉलम 3 को कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर दोगे तो 111 ये जगह BC CA AB और इसको इसके साथ ऐड करोगे तो AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। उसी तरह से ये भी AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा और AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। ये हो जाएगा, तीनों आइडेंटिकल हो जाएगा। इससे आप कॉमन खींच सकते हो, AB प्लस BC प्लस CA अगर हम कॉमन ले लें कॉलम 3 से तो 111 BC CA AB और 111, ठीक है ना, इसमें कॉमन ले लिया तो कॉलम 3 का भी एलिमेंट 111 और कॉलम 1 का भी एलिमेंट 111, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि कॉलम 1 कॉलम 3 के आइडेंटिकल आ गया। एकदम सही है, गुड, सही है, ठीक है ना। जैसे इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, जैसे 2 3 5 7 8 9 65 75 86, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 3 5 7 8 9 65 75 86। कैसे बनाओगे इसको, 2 3 5 7 8 9 65 75 86।
65 9 7 जा 63 होता है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, क्या करेंगे, कॉलम 3 को कर दो कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, क्योंकि 9 7 जा 63 होता है। तो 2 3 5 कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, कॉलम 2 में भी कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या कर रहा हूं, कॉलम 3 में माइनस कर दे रहा हूं 9 से मल्टीप्लाई करके। तो 9 7 जा 63, तो 65 में 63 घटेगा तो 2 होगा, और 9 8 जा 72, तो 75 में 72 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और 9 9 जा 81, 86 में 81 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, और इससे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉलम 1 जो है ना कॉलम 3 के आइडेंटिकल आ रहा है। अब ये नहीं बोलना कि एक ही तरीका होगा, रानी बोली कि कॉलम 1 को 9 टाइम्स ऑफ, एकदम सही है, 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 भी कर सकते हैं। सो रानी कह रहे कि कॉलम 1 को 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 भी करेंगे तो भी कॉलम 1 कॉलम 3 के आइडेंटिकल हो जाएगा। साहिल बोल रहा है कि कॉलम 3 को कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, हाँ वो भी कर सकते हो, फिर कॉमन आ जाएगा, गुड, वो भी कर सकते हो, साहिल का भी तरीका सही है। हाँ कॉलम 2 का आइडेंटिकल हो जाएगा, कॉमन ले लोगे, समझे। साहिल का तरीका बोल रहा है कॉलम 3 को कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और कॉलम 3 से जैसे ही कॉमन लेंगे तो कॉलम 2 के कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएगा। तो चलो इसके जो ना और भी प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अच्छा एक बात मैं शेयर करना चाह रहा था, आप लोगों को पता होगा 3rd से जो ना 11th का बैच शुरू हो रहा है 3rd मई से, तो कोई भी अगर जुड़ना चाहे उस बैच में तो आप अनाउंस करोगे अपने बीच में, कोलिग्स के बीच में, और उसको ऐड करवाओगे ऐप पे। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है 10th जो क्लियर किया है आप लोगों का, तो हाँ 3rd से होगा शुरू, और वो बैच क्रिएट हो गया, उसमें स्टूडेंट ऐड भी होना स्टार्ट हो गया। तो किसी को भी आपको ऐड करवाना हो मैथ में, फिजिक्स और बायो में, उनको ऐड करवा सकते हो, ठीक है ना। तो 3rd से आप लोगों का 11th का भी सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। और जो आप 12th में उन लोगों को ज्वाइन करवा दिया जाएगा, जो फ्रेश अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसको आप ज्वाइन करवाओगे, ठीक है ना साहिल। तो लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं, और किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो।